पैसा है हम लोग कोई बात, जान बच गया वही 1 लाख समझ बढ़िया, हम लोग घर भी गिरे, चल के देख बाल बच्चा बच गया वही एक समझिए सर, बड़ी अन्याय तो है, पर किसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नॉर्थ बिहार के 76% आबादी को जो हर साल बाढ़ की तबाही को झेलती है। फर्क पड़ता है भारत के उस 16.5% भूभाग को जो सिर्फ बिहार में पड़ती है। फर्क पड़ता है बिहार के 73% ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों को जो फ्लड अफेक्टेड एरिया में रहते हैं। अगर बिहार के बाढ़ की विभीषिका को समझना है तो इस डाटा को देखिए, जहां साल 1987 में 1401 इंसानों की, 5302 जानवरों की डेथ रजिस्टर हुई थी और 2004 में 85 इंसानों की, 3272 जानवरों की डेथ रजिस्टर हुई थी, जबकि 2019 में 1885 इंसानों की और 755 जानवरों की डेथ हुई थी। इस मैप को देखें तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे जिले हैं जो फ्लड अफेक्टेड जोन्स में हैं, चाहे वो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो या मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, सीतामढ़ी हो। समस्या ये नहीं है कि ये जिले फ्लड अफेक्टेड जोन्स में हैं, समस्या ये है कि अब तक क्यों है। सवाल ये है कि क्या भारत का बिहार ही एक राज्य है जहाँ से बहुत सी नदियाँ बहती है? क्या बिहार की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता था? दरअसल आज की इस वीडियो में हम बिहार फ्लड प्रॉब्लम और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ बिहार की बाढ़ को उनकी सरकार तवज्जो नहीं दे रही, वहाँ मीडिया वाले भी क्यों देंगे? फ्लड का सबसे बड़ा और पहला रीजन है लोअर हाइट ऑफ बिहार। बिहार के ऊपर नेपाल है जो माउंटेनियस रीजन है और नीचे झारखंड, और वो भी माउंटेनियस ही है। लेकिन साउथ से गंगा में आने वाली ज्यादातर नदियां बिहार में बाढ़ नहीं लाती हैं, जैसे अजय, क्यूल, फाल्गु, पुनपुन, सोन। और जो नदियां नॉर्थ बिहार में इंटर करती है और फिर गंगा नदी में मिलती है, वो ही बेसिकली बिहार में बाढ़ लाती है, चाहे वो महानंदा नदी हो जो किशनगंज में इंटर करती है, या फिर कोसी जो नॉर्थ बिहार के फ्लड की सबसे बड़ी रीजन है। ये नदी इतनी डेंजरस है कि फ्लो में कई गांव को अपने में मिला लेती है। कुछ ज्ञानी लोग बताते हैं कि नदी अपने कोर्स को पिछले 200 साल में 133 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर शिफ्ट की है। इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सब नदियां जुलाई अगस्त के समय में बिहार के लिए विनाश का पर्यायवाची बन जाती है। बिहार फ्लड का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। इसके वजह से बाढ़ भी इतना भयावह हो जाता है क्योंकि पहले जो पेड़ पौधे नदी के तटीय इलाकों में होते थे उसे तो लोगों ने अपने स्वार्थ में समाप्त कर दिया है। जो मिट्टी जंगल से बची रहती थी वो अब नदी में चली जाती है और वो नदी के गहराई को खत्म कर देती है और नदी के बहाव में भी बाधा लाती है, जो बाढ़ की भयावहता को और बढ़ा देती है। बिहार में बाढ़ का तीसरा कारण लैक ऑफ विजन है। इसको ऐसे समझिए कि जब बाढ़ आती है तब सरकार और सरकारी अधिकारी जागते हैं कि अब मीडिया में क्या कहें, तो कुछ कहने के लिए हो, इसलिए राहत सामग्री के नाम पर चावल, दाल, गुड़, मोमबत्तियां हेलीकॉप्टर से भूखे लोगों के ऊपर फेंकवा दिए जाते हैं, या सड़क पर रहने के लिए लोगों को प्लास्टिक ट्रैम्पोलिन दे दिए जाते हैं। दरअसल पूरे सरकारी तंत्र के पास अगर फ्लड के लिए कोई क्लियर विजन हो और उस पर काम करे तो बिहार में या किसी राज्य में बाढ़ नहीं आएगी, और इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की है। अब सवाल ये है कि बाढ़ को रोकने या उसके इंटेंसिटी को कम करने का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? तो इसका पहला सॉल्यूशन है मेकिंग वाटर कंट्रोल मैकेनिज्म सच एज डैम एंड रिजर्वायर। एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि कंट्रोल फ्लड कई जगहों के इकोसिस्टम के लिए सही है। दरअसल डैम या रिजर्वायर भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। मानसून में जब नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है जो बाढ़ के रूप में आसपास के रीजन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, अगर उस नदी के रास्ते में डैम या रिजर्वायर हो तो उस हैवी वाटर फ्लो को चैनलाइज करके इरिगेशन यूज वाटर में कन्वर्ट कर देता है, पर इसके भी लिमिटेशंस हैं। दूसरा सॉल्यूशन एफॉरेस्टेशन करने से बेसिकली नदी के किनारे के हम उस मिट्टी को बचा सकते हैं जो पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से नदी में बह जाते थे। पर हाँ, हम बड़े पेड़ नदी के किनारे स्लोप पर नहीं लगा सकते हैं, उसके जगह पर हम छोटे घास लगा सकते हैं, जिसके भी कई फायदे हैं। द यूनिवर्सिटीज ऑफ बर्मिंघम एंड साउथहैम्पटन के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नदी के चारों ओर अगर पेड़ लगाए जाए तो टाउन में बाढ़ के खतरे को 20% तक कम किया जा सकता है। तीसरा सॉल्यूशन एम्बैंकमेंट या बांध हो सकता है। दरअसल बांध तो पूरे देश में बनाए जाते हैं, मगर क्या कोई सरकार या कॉन्ट्रैक्टर इस बात का दावा कर सकता है कि जो वो बांध बना रहा है या बनवाया जा रहा है वो कितने सालों तक रहेगा? मतलब बांध
बनते तो हैं जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर भविष्य में आने वाले बाढ़ को रोकना है तो व्यवस्था को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो बांध बनाने के लिए कितने पैसे जारी करती है, उसके रिपेयरिंग के लिए एनुअली कितना पैसा जारी करती है और इन कामों को किस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जा रहा है। ये सारी जानकारी सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। साथ में ये भी जानकारी हो कि कौन सा बांध किस लेवल के बाढ़ को झेल सकता है। चौथा सॉल्यूशन, स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट बड़े शहरों के लिए हो सकता है। दुनिया के कई देश इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। आपके मन में अब भी ये सवाल उठता है कि इसकी क्या जरूरत है, ये तो बहुत खर्चीला होगा। तो एक बार 2019 पटना फ्लड को याद कर लीजिएगा। डैम बनवाए तो हो सकता है कि उसमें सिल्ट जमा हो जाएगा। जब एफॉरेस्टेशन कीजिएगा, एम्बैंकमेंट बनवाइएगा, तब कहीं और की मिट्टी नदी की गहराई को वहां पर जाके भर देगी, जो एम्बैंकमेंट एफॉरेस्टेशन के पूरे कंसेप्ट पर खतरा बन सकती है। बाकी लास्ट में बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप डैम बनवाइए तो सही, उसके सिल्ट को भी निकाला जा सकता है। आप एफॉरेस्टेशन एम्बैंकमेंट करवाइए तो सही, नदी को मशीनों से और गहरा किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, हम सरकार को ये नहीं कहते हैं कि आप नीदरलैंड की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाइए कि आप देश की जनता को फ्लड से बचा कर रखेंगे, पर सरकार हमें एक विजन तो दे सकती है कि अगले आने वाले 500 या 1000 सालों बाढ़ भी देश और बिहार की जनता को कोई अफेक्ट नहीं करेगी। शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।